हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लीगल अवेयरनेस जो है सभी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी आप इसकी प्रिपरेशन करें, इसको तैयार करें, तो ट्राई कीजिए कि आप उसके बेसिक्स को कवर करें, क्योंकि बेसिक्स से ही आपको और हम सबको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। और इसके साथ ही ये लीगल अवेयरनेस जो है ये बहुत अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं। इससे एमसीक्यूज़ बनते हैं, कई बार इनके प्रिंसिपल्स पे डायरेक्ट पूछा जाता है, ये केस लॉज को भी इससे रिलेट करके पूछा जाता है। तो इस वीडियो का ये पार्ट 1 है लीगल अवेयरनेस का। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक आपको ज़रूर करना है, क्योंकि अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स होंगे तो ही हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको अपना स्कोर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और इनके पीडीएफ्स को, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, भावना एजुकेशन डायरी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडजुडिकेशन मीन्स, एडजुडिकेशन का क्या मतलब होता है। तो एडजुडिकेशन अगर हम देखते हैं तो ये जजमेंट से रिलेट करता है, यानी कि वो डिसीजन जो कोर्ट ने दिया है, एक डिसीजन गिवन बाय कोर्ट, तो उसका मतलब होता है एडजुडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है तो क्या होता है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम देयर राइट। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है, वॉइड एब इनिशियो। तो ये इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले वॉइड एब इनिशियो का, कि कोई भी चीज़ है वो शुरुआत से क्या है, वो वॉइड है, शुरुआत से ही वैलिड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इसके साथ ही एक वॉइडेबल वर्ड को हम देखते हैं, तो वॉइडेबल इससे थोड़ा सिमिलर होता है बट बिल्कुल डिफरेंट भी होता है। तो वॉइडेबल में क्या होता है कि वो चीज़ पहले तो वैलिड होती है, लेकिन बाद में सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो परफॉर्म नहीं हो सकती, तो ऐसी कंडीशन में वो वॉइडेबल होती है। तो उसको, उस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के ओपिनियन पे वॉइड हो सकता है, तो इसलिए उसको वॉइडेबल कंसीडर किया जाता है। लेकिन जो वॉइड होता है स्टार्टिंग से ही, जैसे कि माइनर एग्रीमेंट है, वो माइनर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स, माइनर कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वहाँ पे माइनर जो है वो वॉइड होता है, उससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हम सिंपल आर्टिकल पे नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपको अगर डी ज्योर डी फैक्टो इनका मतलब पता है तो आप इस चीज़ को अच्छे से बता पाएंगे। सबसे पहले डी ज्योर का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी चीज़ है वो एज पर लॉ है, लॉ पर उस चीज़ को देखा जा रहा है। और डी फैक्टो मतलब क्या है कि वो जो बात कही जा रही है, जो चीज़ है वो आपकी फैक्ट पर बेस्ड है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो डी है, डी ज्योर हेड है, ऑप्शन बी डी फैक्टो हेड है, ऑप्शन डी नेदर ए नॉट बी, ऑप्शन डी रियल हेड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, वो डी ज्योर यानी एज पर लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। सेक्युलरिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में मेंशन किया गया है, और सेक्युलरिज्म का मतलब होता है यहाँ पे, स्टेट विल नॉट गिव स्पेशल कंसर्न टू एनी रिलीजन। और इसके साथ हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं कि स्टेट जो है, स्टेट किसी भी यहाँ पे रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा, और यहाँ पे स्टेट का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन भी नहीं होगा। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो जब भी हमें इसको अटैम्प्ट करना होता है हम इसके ऑप्शंस को ज़रूर हमें कंसिडर करना ज़रूरी है। तो जब भी आप इनकी प्रिपरेशन करें, ऑनलाइन काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं, आप नेट पे सर्च कीजिए, आप कुछ चीज़ों का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी रिसोर्स होते हैं, आपको अलग अलग सोर्सेज से इनके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब भी हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो उतना ही ज़्यादा हमारे आंसर करेक्ट होते हैं। प्रैक्टिस अगर आपने कम चीज़ें भी पढ़ी है लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है, तो आप एग्ज़ाम में उन चीज़ों में कम से कम 100% स्कोर कर सकते हो जितना आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इशू डिड DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल डील्स विद। तो ये जो DK बासु और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाला केस है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है। तो इस केस में बेल यहाँ पे जो अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस को बताया गया है, तो इसमें कोई पर्सन जो अरेस्ट हो रहा है उसके क्या क्या राइट्स हैं जो CRPC में गिवन है कुछ, तो उसके बारे में डिस्कस करता है। तो हेंस द ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेफ गार्ड फॉर अरेस्टेड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज। तो हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? वो होती है 62 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो इसमें से कौन सा जो ऐसा वर्ड है, जो ऐसा प्रिंसिपल है जो क्या दिखाता है कि रिड्यूस करता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को, कि काफ़ी सारे अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं अलग अलग जगह तो उनको रिड्यूस करने का उसका पर्पस होता है। तो रिस्क स्टाइल जो है हम बेसिकली इसको एविडेंस में पढ़ते हैं, ये हेयर से एविडेंसेस के हम इस कुछ एक्सेप्शंस के तौर पर इनको देखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेस डिटेक्टर, जिसमें हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को कम करते हैं। और जैसे रेस इप्सर लोक्यूटर, इसका अगर हम मीनिंग देखते हैं कई, तो इसका होता है मतलब कि कुछ चीज़ें जो अपने आप थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि कुछ चीज़ें अपने आप प्रूफ हो जाती हैं, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। तो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है, इसमें से कौन से स्टेट के हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करता है? ऑप्शन डी। इसके अलावा जितने भी हमारे आइलैंड या कुछ इंपॉर्टेंट यूनियन टेरिटरीज हैं, ये हाई कोर्ट का पता होना ज़रूरी है, कितने हाई कोर्ट हैं और सबसे ज़्यादा जो ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है, उसके पास ज़्यादा ज्यूरिसडिक्शन है। सबसे कम किसके पास है, सबसे पहले जो है कोर्ट कहाँ पे बना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर्डर इज पनिशेबल अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड। मर्डर को इंडियन पीनल कोड के कौन से सेक्शन में जो है वो पनिश्ड किया गया है? तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स इसको 302 से कंफ्यूज कर जाते हैं, बट यहाँ पे एग्जैक्ट 300 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेट्रे द नेशन इज एन ऑफेंस एंड पनिशेबल अंडर डेथ। तो ये जो बेट्रे है ये पनिशेबल है, ये ऑफेंस है, ये पनिशेबल है। तो ये नेशन के अगेंस्ट होता है, ये ऑफेंस इसका में होता है धोखाधड़ी, आप अपने ही देश के खिलाफ धोखाधड़ी कर रहे हो। तो ये जो करेक्ट वर्ड है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और सेडिशन में क्या होता है कि आप अपने देश के लोगों को भड़का रहे हो, रिबेल कर रहे हो, विद्रोह के लिए उन्हें भड़का रहे हो। एंटी नेशनलिस्ट यानी कि आप अपने देश के अगेंस्ट जा रहे हो। और ट्रेजरी का मतलब इससे थोड़ा सा इससे अलग होता है, इसमें आप धोखा दे रहे हो और इसमें आप क्या कर रहे हो कि उसमें उसके एक्टिविटीज़ में भी कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो सेडिशन पे इसमें ज़्यादा पूछा जाता है कि सेडिशन में स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं लीगल प्रिंसिपल में, आपको बताना होता है कि कौन सी जो इसमें स्टेटमेंट है वो सेडिशन में फॉल करेगी या नहीं करेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 10th का, वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल ऑफ लॉ मीन्स, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? तो रूल ऑफ लॉ हम इसको कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, ज्यूरिसडिक्शन में, LLB के सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे। तो जो रूल ऑफ लॉ होता है इसका मतलब होता है ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स में भी इसकी बात की गई है कि हर व्यक्ति को जो है हर व्यक्ति कानून की नज़रों में समान है। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो सकती कि ट्रीटिंग ऑल अनइक्वल एज इक्वल्स। तो यहाँ पे जब भी अगर आपको लगे कि आपका पहला ऑप्शन सही है तो आप उसके बाद के ऑप्शंस को भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसमें तो ए ही सही है लेकिन कुछ अप्रोप्रिएट जो आंसर होते हैं वो बाद के ऑप्शंस में भी होते हैं। और बाद के ऑप्शन पढ़ना इससे ज़रूरी होता है कि इनकेस आपके और क्वेश्चंस में नॉट या ऐसी चीज़ें ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो। Next question is Indrasani versus Union of India is a case popularly known as।
इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को और किस केस के नाम की जजमेंट से भी जाना जाता है? तो ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देखी होगी तो आप उसमें मैंने काफ़ी केसेस को कवर कराया है और इम्पॉर्टेंट केसेस के भी वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें इस केस को हमने एक्सप्लेन में डिस्कस किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मंडल जजमेंट। मंडल जजमेंट जो है वो इससे रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु मेक्स एन एफिडेविट और डिपोजिशन इज कॉल्ड। जो एफिडेविट और डिपोजिशन जो पर्सन बनाता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन BHU और क्लैट में काफ़ी पूछा जाता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है डेपोनेंट। यहाँ पे कई बार एफिडेविट भी दे दिया जाता है, कई बार दोनों दे दिए जाते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डेपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का क्या मतलब होता है? तो हम यहाँ पे ऑटोक्रेसी देखते हैं, डेमोक्रेसी देखते हैं, यहाँ पे मोनार्की देखते हैं। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में एक वेल्थी पर्सन्स जो है, वेल्थी गवर्नमेंट है, वो वहाँ पे रूल कर रही है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, रूल बाय द वेल्थी। एक वेल्थी गवर्नमेंट जब किसी कंट्री पे रूल करती है, और यहाँ पे जैसे कि मोनार्की देखते हैं, ये अलग अलग है। तो यहाँ पे जब आर की वर्ड होता है तो यहाँ पे शासन की बात हो रही है, इसीलिए रूट वर्ड भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और डेमोक्रेसी इंडिया में है, यहाँ पे हर पर्सन को बोलने का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये मैंने जो है इसको ऐड करा है क्योंकि आर्टिकल 370 जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर को पहले स्पेशल प्रोविजन देता था। तो इससे एक क्वेश्चन इस साल के लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कि 31 अक्टूबर 2019 को हम देखते हैं कि इसको एक नॉर्मल जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे हटा दिया गया है, इस 370 प्रोविजंस के अंदर से इसको हटा के इनमें 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। अब हमारी जो यहाँ पे अगर हम देखें तो 28 स्टेट हो गए हैं और 2 यहाँ पे यूनियन टेरिटरी हमारी बढ़ गई है, जम्मू एंड कश्मीर अलग है। और ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मैरिजेस इन इंडिया। तो जितनी भी मैरिज इंडिया में होगी उसमें रजिस्ट्रेशन को कंपल्सरी करने वाला कौन सा केस है? तो ये केस है ऑप्शन सी, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। तो यहाँ पे आई है, तो इसमें ये कहा गया कि मतलब कि जो मैरिजेस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है जिनका, वो वैलिड तो होंगी, बट कई बार ऐसा होता है कि शादी होती है उसके बाद डिवोर्स या मेंटेनेंस जैसे इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे इश्यूज जब खड़े होते हैं, इसमें मैरिज का रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो वो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे गवर्न किया गया है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आप जो है सेरेमनीज और कस्टम के अकॉर्डिंग में मैरिज कर रहे हो तो आपकी मैरिज रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ताकि इन केस फ्यूचर में डिवोर्स, मेंटेनेंस जैसे एलिमनी जैसे इश्यूज खड़े हों तो वहाँ पे जो है कोर्ट को प्रॉब्लम ना हो शादी की वैलिडिटी को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलीज ऑफ द प्रिजनर बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज एक्चुअल सेंटेंस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे एक प्रिजनर यानी कि कैदी को उसकी सज़ा पूरी होने से पहले यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है तो उसे जो है थोड़े टाइम के लिए उसे पेरोल बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे डिस्चार्ज और एक्विटल, इन दोनों का मतलब भी यहाँ पे रिलीज़ करना होता है, लेकिन इनमें फ़र्क होता है। डिस्चार्ज में क्या होता है, मान लीजिए एक पर्सन को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है, उसकी चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है और प्रॉपर एविडेंस कुछ नहीं मिलती, तो यहाँ पे ये मान लिया जाता है कि केस बनेगा ही नहीं और उस अरेस्ट पर्सन को जो है वो उस केस से यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन इसकी चार्जशीट नहीं बनती है। और यहाँ पे अगर उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है तो उसी केस पे अगर एविडेंस मिलता है तो बाद में वो प्रोसीडिंग्स अलग चल सकते हैं। अब यहीं पर अगर हम एक्विटल देखें तो अगर मान लीजिए उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है और उसके बाद यहाँ पे सारे एविडेंस मिल रहे हैं और चार्जशीट बन जाती है, तो जब चार्जशीट बन जाती है और उसके बाद कोर्ट के डिसीजन में उसको जो है बेगुनाह मान लिया जाता है, तो यहाँ पे तब उसको छोड़ा जाता है, वो एक्विटल होता है। तो यहाँ पे ये पेरोल इससे अलग हैगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको ये क्या करना है, ये मैच करना है। इसमें मैंने इनको मैचिंग फॉर्म में इसलिए रखा क्योंकि इसमें आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जैसे आर्बिट्रेशन से रिलेटेड अगर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था BHU में इनसे रिलेटेड, तो कई बार ऐसा होता है क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है। तो एलिनेशन, तो इसमें सबसे पहले एलिनेशन का क्या मतलब होता है? एलिनेशन का मतलब होता है जब आप एक प्रॉपर्टी को दूसरी जगह क्या करते हो, ट्रांसफ़र कर देते हो। ये मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ, आपको वीडियो पॉज करके अपने मैचिंग अलग से करके ऑप्शन सही बताना है। और जो एमनेस्टी है, एमनेस्टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एमनेस्टी का मतलब होता है पार्डन फ्रॉम सम एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस। कुछ पॉलिटिकल ऑफेंसेस में जब आपको पार्डन प्रदान किया जाता है तो वो आपका एमनेस्टी होता है। एनिमस, एनिमस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इंटेंशन, कि आपकी इंटेंशन कैसी है, अच्छी है या बुरी है। तो एनिमस का मतलब है इंटेंशन। अब उसके बाद आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मेडिएशन, यानी कि जैसे कि हम पढ़ते हैं यहाँ पे द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन यहाँ पे मेडिएशन कराता है, बीच बचाव मध्यस्थता कराता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कुछ भी कई बार पूछ लेते हैं, किसी एक का मतलब भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन इस हिसाब से बन गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको मैचिंग करना है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मोडस ऑपरेंडी, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका यहाँ पे मतलब होता है कि आपको क्या मिल रही है, वार्निंग मिल रही है। क्वी वारंटो, क्वी वारंटो का मतलब होता है यहाँ पे व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, कि आपकी अथॉरिटी क्या है। अगर हम देखेंगे आर्टिकल 32 को, तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को जो है यहाँ पे रिट 5 रिट प्रदान करता है। तो उसमें से एक रिट क्वी वारंटो है जिसको सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं। और इसके साथ कैविएट का मतलब क्या है, कैविएट एम्पेटर, तो बायर बी अवेयर हमने पढ़ा है, ये लीगल मैक्सिम पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। कैविएट का मतलब जो है यहाँ पे होता है सी, कैविएट का मतलब होता है वे ऑफ वर्किंग, कि किस तरीके से आपका जो है वो काम हो रहा है। और मंडमस, मंडमस का यहाँ पे जो मतलब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी का वे ऑफ वर्किंग है मंडमस। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वी कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो 19 है, 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इज़ अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन, जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है ये हमारी जो है ट्रस्ट पर बेस्ड होती है। और ये किस टाइप का ट्रस्ट है, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है और डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो ट्रस्ट होता है, आप अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करके सारी बातें बता देते हो। और उसके साथ जैसे कि एक वकील और एक यहाँ पे क्लाइंट के बीच का रिलेशनशिप होता है। तो एक जो अगर क्लाइंट जो है मान लीजिए थेफ्ट है, उसने चोरी की है, चोरी करके वो अरेस्ट हो गया है, तो जो थेफ्ट है उसको ये राइट है कि वो अपने लिए वकील हायर करे। तो उसके बाद उसके वकील को तो पता ही है कि उसने चोरी की है, तो यहाँ पे वकील उसके खिलाफ तो बोलेगा नहीं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक ट्रस्ट की बात जो है वो होती है। तो जैसे वकील और उसके क्लाइंट के बीच में ट्रस्ट होता है, और यहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ट्रस्ट होता है। डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, आप उसको खा लेते हो बिल्कुल ट्रस्ट से, बिल्कुल उस पर शक किए बिना। तो ये जो इस तरीके का ट्रस्ट होता है ये आपका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में जो है वो फॉल करता है। तो इसके साथ ही अब आपका स्कोर कितना बना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक करना है ताकि मुझे पता लगे आपका रिस्पांस कैसा आ रहा है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो ही हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।